नमस्कार, दिन भर की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं परवीन शेख। इस बुलेटिन की बड़ी खबरों पर चर्चा से पहले आइए देखते हैं सुर्खियां। 2024 के लिए एकजुट होगा विपक्ष। अगले हफ्ते कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी की अहम बैठक। ईडी और केंद्रीय जांच एजेंसियों के दुरुपयोग पर होगी चर्चा। एनएसए प्रमुख अजीत डोभाल ने अंतर धार्मिक सम्मेलन में लिया हिस्सा। डोभाल बोले, देश की तरक्की में हर धर्म और मजहब का योगदान, चंद लोग खराब कर रहे हैं माहौल। सामाजिक कार्यकर्ता तीस्ता सीतलवाड़ और पूर्व डीजीपी आरबी श्री कुमार को नहीं मिली राहत। कोर्ट ने जमानत देने से किया इनकार। 1 महीने से हैं न्यायिक हिरासत में। कॉमनवेल्थ गेम्स के दूसरे दिन वेट लिफ्टिंग में भारत ने जीते 2 मेडल। संकेत महादेव ने सिल्वर और गुरु राजा पुजारी ने ब्रॉन्ज पर किया कब्जा। तो ये थी सुर्खियां। आइए अब बढ़ते हैं आगे। आज की सबसे बड़ी खबर जुड़ी है महाराष्ट्र में छिड़े सियासी संग्राम से। राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मराठियों का अपमान करके कर दी है बड़ी गुस्ताखी, जिसकी सजा उन्हें कुर्सी गवा के चुकानी पड़ सकती है, क्योंकि उनके बयान से शिंदे बीजेपी सरकार ने भी पल्ला झाड़ लिया है। तो क्या इस्तीफा देंगे कोश्यारी? इस खबर पर करेंगे विस्तार से चर्चा। बात होगी स्मृति ईरानी की, जो अपने ही आरोपों पर घिर चुकी हैं। साथ ही चर्चा करेंगे विपक्षी सांसदों पर एनडीए सरकार की सख्ती की। वहीं आपको बताएंगे कि कैसे विपक्ष के हंगामे के आगे झुक गई मोदी सरकार। और बात होगी डरे हुए अरविंद केजरीवाल की। इसके अलावा और कई बड़ी खबरों से हम आपको करवाएंगे रूबरू। तो चलिए बढ़ते हैं आगे आज की सबसे बड़ी खबर की तरफ। महाराष्ट्र का सियासी तापमान एक बार फिर गर्मा गया है। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी ने मराठी लोगों को लेकर एक बड़ी बात कह दी है। उनके बयान से सत्ता और विपक्ष दोनों हमलावर हो गए हैं। वहीं कोश्यारी के बयान ने सत्ता पर काबिज बीजेपी की मुश्किलों में इजाफा कर दिया है। तो क्या अब राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ेगी? देखिए ये रिपोर्ट। महाराष्ट्र के राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी के बयान पर महाराष्ट्र में राजनीतिक घमासान छिड़ गया है। कोश्यारी ने एक सभा में बोलते हुए कहा कि अगर गुजराती और राजस्थानी चले जाएं तो मुंबई में पैसे नहीं बचेंगे, फिर महाराष्ट्र में क्या बचेगा? देश की आर्थिक राजधानी के रूप में मुंबई का दावा भी खत्म हो जाएगा। इस बयान पर कांग्रेस और शिवसेना ने राज्यपाल पर धावा बोल दिया है। कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने कहा कि इनका नाम कोश्यारी है, लेकिन एक राज्यपाल के तौर पर वो जो बोलते हैं और करते हैं उसमें थोड़ी भी होशियारी नहीं होती। ये कुर्सी पर सिर्फ इसलिए बैठे हैं क्योंकि हम 2 के आदेश का निष्ठापूर्वक पालन करते हैं। कांग्रेस के बाद पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने भी राज्यपाल पर निशाना साधा है। उन्होंने इसे मराठियों का अपमान बताया है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि राज्यपाल के बयान से हर मराठी मानुष की भावनाओं को ठेस पहुंची है। वो समुदायों को बांटने की कोशिश कर रहे हैं। उन्हें घर कब वापस भेजा जा रहा है या जेल जाएंगे? कोश्यारी का ये बयान अब बीजेपी के लिए भी मुसीबत बन गया है और बीजेपी ने इससे अपना पल्ला झाड़ लिया है। वहीं एकनाथ शिंदे ने भी राज्यपाल को तोल मोल के बोलने की हिदायत दी है। सीएम एकनाथ शिंदे ने साफ कर दिया है कि वो राज्यपाल के बयान से सहमत नहीं है और मराठी लोगों की मेहनत के दम पर मुंबई आर्थिक राजधानी बनी है। लेकिन उद्धव गुट ने कोश्यारी के बयान को लेकर एकनाथ शिंदे को खत लिखा है और कड़ी कार्रवाई की मांग की है। शिवसेना सांसद संजय राउत ने कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी समर्थित मुख्यमंत्री होते हुए मराठी और छत्रपति शिवाजी महाराज का अपमान हुआ है। क्या मराठियों को भिखारी समझा है क्या? एमएनएस प्रमुख राज ठाकरे भी कोश्यारी के बयान पर भड़क गए हैं। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि मराठी आदमी को मूर्ख मत बनाओ। राज्यपाल का बयान अब राज्य में बीजेपी शिंदे सरकार के लिए बड़ी मुसीबत बन गया है। तो क्या राज्यपाल कोश्यारी को इस्तीफा देना होगा? कोश्यारी के बयान ने महाराष्ट्र में बीजेपी के लिए नई मुसीबत खड़ी कर दी है। अब देखना होगा कि बीजेपी कैसे इस बयान पर मचे बवाल को रोक पाती है। इधर स्मृति ईरानी ने भी कांग्रेस सांसद पर राष्ट्रपति के अपमान के आरोप लगाकर अपनी मुश्किलों में इजाफा कर लिया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर बीजेपी लगातार कांग्रेस पर हमलावर है, लेकिन अब स्मृति के खिलाफ अधीर रंजन चौधरी ने लोकसभा स्पीकर को खत लिखकर कार्रवाई की मांग की है। खत में अधीर रंजन ने लिखा है कि स्मृति ईरानी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का अपमान किया है। क्या है पूरा मामला, देखते हैं इस रिपोर्ट में। संसद और संसद के बाहर बीजेपी ने जिस तरह से द्रौपदी मुर्मू के अपमान को लेकर कांग्रेस को घेरा था, अब उसी मामले में स्मृति ईरानी खुद फंस गई हैं। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने शुक्रवार को स्पीकर ओम बिरला से सदन में केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी की टिप्पणी को हटाने की अपील की है।
उन्होंने आरोप लगाया कि जिस तरह से बीजेपी सांसद ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का नाम लिया है वो उनके पद की गरिमा को ठेस पहुंचाने वाला है। लोकसभा अध्यक्ष को लिखे खत में अधीर रंजन चौधरी ने कहा कि ईरानी सदन में अपने संबोधन के दौरान राष्ट्रपति मुर्मू का नाम चिल्ला रही थी। उन्होंने इस दौरान ना तो मैडम और ना ही श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किया है। कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी ने लिखा, मैं ये बताना चाहूंगा कि स्मृति ईरानी जिस तरह से सदन में माननीय राष्ट्रपति महोदय का नाम ले रही थी वह उचित नहीं था, माननीय राष्ट्रपति के पद के अनुरूप नहीं था। बिना माननीय राष्ट्रपति या मैडम या श्रीमती शब्द का इस्तेमाल किए बगैर वह बार बार द्रौपदी मुर्मू चिल्ला रही थी। इसके साथ ही अधीर रंजन चौधरी ने स्मृति ईरानी के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने कहा, ये स्पष्ट रूप से माननीय राष्ट्रपति के पद का अपमान करने के समान है, इसलिए मैं मांग करता हूं कि स्मृति ईरानी जिस तरह से माननीय राष्ट्रपति को संबोधित कर रही थी उसे सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए। अधीर रंजन चौधरी यही नहीं रुके, उन्होंने ओम बिरला से ये भी अपील की कि सोनिया गांधी का इस विवाद से कोई लेना देना नहीं था, इसलिए उनके नाम का जिक्र करने वाले पूरे प्रकरण को भी सदन की कार्रवाई से बाहर किया जाए। आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने गलती से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लेकर अशोभनीय टिप्पणी की थी, जिसको लेकर बीजेपी ने जबरदस्त तूल दिया था। अब इस मामले में कांग्रेस ने स्मृति ईरानी और बीजेपी की घेराबंदी कर ली है। अब देखना होगा कि लोकसभा स्पीकर बीजेपी नेता के खिलाफ क्या कार्रवाई करते हैं। फिलहाल इस मामले में कांग्रेस ने अपने तेवर सख्त कर लिए हैं। क्या स्मृति ईरानी अपने परिवार की लड़ाई संसद तक लेकर आ गई हैं? इसका जवाब तो स्मृति ईरानी ही दे सकती हैं। जवाब तो विपक्ष भी संसद में मोदी सरकार से मांग रहा है, लेकिन सरकार विपक्ष की आवाज को ही दबा देती है। संसद की कार्रवाई के दौरान सांसदों के निलंबन ने नई बहस को जन्म दे दिया है। संसद में पेश आंकड़ों से साफ है कि मोदी सरकार ने विपक्षी सांसदों को सख्त तेवर दिखाए और एनडीए शासनकाल में सबसे ज्यादा सांसदों को निलंबित किया गया। तो क्या है सच्चाई, देखते हैं इस रिपोर्ट में। बीजेपी के सांसद सड़क से लेकर संसद तक हंगामा करें तो कोई कार्रवाई नहीं होगी। सत्तारूढ़ पक्ष के नेता लोकसभा से लेकर उच्च सदन में हल्ला मचाएं तो कोई उंगली नहीं उठेगी, लेकिन जैसे ही विपक्ष के सुर निकले वैसे ही उन्हें सदन से बाहर कर दिया जाता है। इस बार मानसून सत्र में भी कई विपक्षी सांसदों को निलंबित कर दिया गया है। इस दौरान विपक्षी दलों ने आरोप लगाया कि सरकार ने कई ऐसी सुविधाएं वापस ले ली हैं जो संसद परिसर में धरना दे रहे निलंबित सांसदों को मुहैया कराई गई थी। दरअसल निलंबित सदस्यों ने बुधवार को अपना 50 घंटे का धरना शुरू किया था, जो शुक्रवार तक जारी रहा। इस दौरान संसदीय सचिवालय ने उनके लिए 2 एम्बुलेंस, चिकित्सक और 2 ड्राइवर और 2 अन्य कर्मचारी की सुविधा उपलब्ध कराई थी, लेकिन बाद में उसे वापस ले लिया गया। इन आरोप से साफ है कि मोदी सरकार विपक्ष पर किस कदर सख्त है। वहीं दूसरी तरफ आंकड़े भी बताते हैं कि सरकार ने विपक्ष की आवाज को दबाने की कोशिश की है। एक रिपोर्ट के मुताबिक 2014 में एनडीए की सत्ता के आने के बाद सांसदों के निलंबन में 170% का इजाफा हुआ है। इस रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2006 के मानसून सत्र और फरवरी 2014 के बीच करीब 51 सांसदों को दोनों सदनों से सस्पेंड किया गया। वहीं अगस्त 2015 से अब तक ये आंकड़ा बढ़कर 139 सांसदों तक पहुंच गया है। इस मामले ने तूल तब पकड़ लिया जब मंगलवार को राज्यसभा के 19 विपक्षी सांसदों को शेष हफ्ते के लिए निलंबित कर दिया गया, जिसे लेकर अब भी हंगामा बरपा हुआ है। ये आंकड़े साफ बता रहे हैं कि विपक्ष पर जबरदस्त कार्रवाई की जा रही है। अब सवाल उठता है कि क्या विरोधियों पर सख्त हो रही है एनडीए सरकार? तो इन आंकड़ों से साफ है कि मोदी सरकार लगातार विपक्ष का गला घोट रही है। लेकिन इस बार के मानसून सत्र में विपक्ष ने भी सरकार को घुटने पर ला दिया है। विपक्षी दलों ने भी अपने तेवरों से साफ कर दिया कि वो मोदी सरकार के आगे झुकने वाले नहीं हैं और जनता से जुड़े मुद्दे उठाते रहेंगे। इसलिए अब सरकार महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ पर चर्चा के लिए तैयार हो गई है। 2 हफ्तों के हंगामे के बाद नींद से जागी है मोदी सरकार। अब सोमवार से सदन में सभी मुद्दों पर होगी चर्चा। 18 जुलाई से शुरू हुआ संसद का मानसून सत्र हंगामेदार रहा। विपक्ष महंगाई, बेरोजगारी, जीएसटी और अग्निपथ स्कीम के मुद्दे पर चर्चा की मांग कर रहा है, जबकि सत्ता पक्ष इन मुद्दों से बचता दिख रहा है। शुक्रवार को भी संसद के दोनों सदनों में हंगामा हुआ, जिसके बाद दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई। लेकिन अब विपक्ष के हंगामे के बाद केंद्र सरकार झुकती नजर आ रही है। बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार महंगाई पर चर्चा के लिए तैयार है, यानी सोमवार को लोकसभा में महंगाई के मुद्दे पर बहस होगी। वहीं अगले ही दिन यानी मंगलवार को राज्यसभा में भी इस मुद्दे पर चर्चा हो सकती है और इस दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण विपक्ष के सभी सवालों का जवाब देंगी। गौरतलब है कि पहले दिन से ही संसद में विपक्ष ने कहा कि इन मुद्दों को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जानी चाहिए और बाकी सभी को अलग रखा जाना चाहिए।
सरकार ने बार बार दावा किया कि वह सभी मुद्दों पर बहस कराने के लिए तैयार है, लेकिन सरकार की तरफ से वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की गैर मौजूदगी का हवाला देते हुए कहा गया कि वो इसलिए महंगाई के मुद्दे पर चर्चा नहीं कर सकी। इससे पहले राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के संदर्भ में कांग्रेस नेता अधीर रंजन चौधरी की टिप्पणी को लेकर विवाद थम नहीं रहा है और इस मुद्दे पर सत्ता पक्ष और कांग्रेस सदस्यों के बीच लगातार आरोप प्रत्यारोप के कारण शुक्रवार को लोकसभा की कार्रवाई एक बार फिर स्थगन के बाद दिन भर के लिए स्थगित कर दी गई थी। लेकिन अब सोमवार को महंगाई पर बहस करने के लिए केंद्र सरकार तैयार है, यानी ये कहना गलत नहीं होगा कि विपक्ष के हंगामे के सामने सरकार ने अपनी हार मान ली है। आखिरकार विपक्ष के आगे झुक गई मोदी सरकार, वहीं झुक तो दिल्ली सरकार भी गई है। अब तक अपनी शराब नीति पर अड़ी केजरीवाल सरकार ने यू टर्न ले लिया है। सीबीआई जांच से डरी आप सरकार ने दिल्ली में 1 अगस्त से पुरानी आबकारी नीति फिर से लागू कर दी है। पिछले साल नई आबकारी नीति लागू की गई थी, लेकिन राज्यपाल वीके सक्सेना और सीएम केजरीवाल के बीच मचे सियासी घमासान के बीच आज डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने अपने कदम पीछे खींच लिए हैं। दिल्ली सरकार ने नई आबकारी नीति को फिलहाल वापस लेने का फैसला किया है और सरकार ने संचालित दुकानों के जरिए शराब की बिक्री के निर्देश दिए हैं। अब 1 अगस्त से दिल्ली में पुरानी आबकारी नीति के तहत शराब बेची जा सकेगी। दिल्ली के उप मुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया ने आज इसका ऐलान किया है। सिसोदिया ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा कि बीजेपी शराब की दुकानों के लाइसेंस धारियों और आबकारी अधिकारियों को धमकाने के लिए सीबीआई और ईडी जैसी एजेंसी का इस्तेमाल कर रही है। वो शराब की कमी पैदा करना चाहते हैं ताकि वो दिल्ली में शराब का अवैध व्यापार कर सकें, जैसा कि वो गुजरात में कर रहे हैं, लेकिन हम ऐसा नहीं होने देंगे। बीजेपी ने भी मनीष सिसोदिया के आरोपों पर पलटवार किया है। बीजेपी ने ट्वीट करके लिखा कि सीबीआई जांच का आदेश आते ही केजरीवाल सरकार ने वापस ली नई आबकारी नीति। मतलब साफ है, आपकी नीति और नियत दोनों खराब है। दिल्ली में काफी दिनों से शराब नीति को लेकर सियासी संग्राम छिड़ा हुआ था। वहीं केजरीवाल के बैकफुट पर जाने को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी आप सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने लिखा है, केजरीवाल सरकार शीला दीक्षित सरकार की आबकारी नीति को बुरा बताते हुए अपनी नई शराब नीति लाई। जब भ्रष्टाचार में आपके मंत्री लिप्त पाए गए तो सीबीआई जांच से बचने के लिए पुरानी नीति को सही ठहरा अपनी नीति को वापस लेने का आदेश दे रहे हैं। नई आबकारी नीति के तहत दिल्ली में इस समय करीब 468 शराब की दुकानें संचालित हैं। इस नीति की अवधि को 30 अप्रैल के बाद 2 बार 2-2 महीने के लिए बढ़ाया गया था। यह अवधि 31 जुलाई को समाप्त होगी। केजरीवाल की इस नीति को लागू हुए अभी 9 महीने ही हुए थे, लेकिन इसको लेकर केजरीवाल सरकार शुरुआत से ही विवादों में थी। लेकिन राज्यपाल के सीबीआई जांच के आदेश के बाद आप सरकार ने अपनी आबकारी नीति को वापस ले लिया है। शराब नीति को लेकर बैकफुट पर आए केजरीवाल की फिलहाल मुश्किलें कम नहीं हुई हैं। आने वाले वक्त में सीबीआई जांच उनके लिए मुसीबतें खड़ी कर सकती है। मुश्किलों में तो भारतीय न्यायिक तंत्र भी है। न्यायपालिका लोगों के अधिकारों की रक्षा करती है, विवादों को कानूनी तरीके से सुलझाती है और ये तय करती है कि लोकतंत्र की जगह किसी एक व्यक्ति या फिर कोई एक समूह की तानाशाही ना हो। लेकिन अब चीफ जस्टिस एन वी रमन्ना ने न्याय को लेकर एक बड़ा बयान दिया है। क्या कहा है चीफ जस्टिस ने, देखते हैं इस रिपोर्ट में। न्यायपालिका से लोगों की काफी उम्मीदें जुड़ी होती हैं। हर व्यक्ति को जब भी इंसाफ चाहिए होता है वो न्यायपालिका का दरवाजा खटखटाता है। लेकिन आज चीफ जस्टिस एन वी रमन ने लोकतंत्र और न्याय की सच्चाई को उजागर किया है। दरअसल चीफ जस्टिस एन वी रमन ने भारतीय जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की पहली बैठक में हिस्सा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि लोगों को सक्षम बनाने में प्रौद्योगिकी बड़ी भूमिका निभा रही है। साथ ही उन्होंने न्यायपालिका से न्याय देने की गति बढ़ाने के लिए आधुनिक प्रौद्योगिकी उपकरण अपनाने की अपील की। जस्टिस रमन ने कहा कि सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय की इसी सोच का वादा संविधान की प्रस्तावना हर भारतीय से करती है। वास्तविकता ये है कि आज हमारी आबादी का केवल एक छोटा हिस्सा ही न्याय देने वाली प्रणाली से जरूरत पड़ने पर संपर्क कर सकता है। जागरूकता और आवश्यक संसाधनों की कमी के कारण अधिकतर लोग मौन रहकर पीड़ा सहते रहते हैं। इसके अलावा चीफ जस्टिस ने कहा कि आधुनिक भारत का निर्माण समाज में असमानताओं को दूर करने के लक्ष्य के साथ किया गया था। लोकतंत्र का मतलब सभी की भागीदारी के लिए स्थान मुहैया कराना है। सामाजिक उद्धार के बिना ये भागीदारी संभव नहीं होगी। न्याय तक पहुंच सामाजिक उद्धार का एक साधन है और जिन पहलुओं पर देश में कानूनी सेवा, अधिकारियों के हस्तक्षेप और सक्रिय रूप से विचार किए जाने की आवश्यकता है, उनमें से एक पहलू विचाराधीन कैदियों की स्थिति है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री और अटॉर्नी जनरल ने मुख्यमंत्रियों और मुख्य न्यायाधीशों के हाल ही में आयोजित हुए सम्मेलन में भी इस मुद्दे को उठाया था। मुझे ये जानकर खुशी हो रही है
कि राष्ट्रीय कानूनी सेवा प्राधिकरण विचाराधीन कैदियों को राहत देने के लिए सभी हितधारकों के साथ सक्रिय रूप से सहयोग कर रहा है। और बुलेटिन के आखिर में बात ट्विटर पर बढ़ते सरकार के दबाव की। सोशल मीडिया कंपनी ट्विटर और मोदी सरकार के बीच अक्सर अनबन की खबरें सामने आती हैं। जहां एक तरफ सरकार कंपनी पर कड़े कानून लगा रही है, तो वहीं ट्विटर भी अपनी रिपोर्ट जारी कर केंद्र की पोल खोल रहा है। जी हां, आज माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपनी ताजा रिपोर्ट जारी की है, जिसके बाद मोदी सरकार कटघरे में आती नजर आ रही है। तो क्या है रिपोर्ट में खास, देखिए ये खबर। सोशल मीडिया पर ट्विटर सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है, जहां लोग अपने विचारों को साझा करते हैं, अपनी बातों को रखते हैं। लेकिन मोदी सरकार के राज में वहां भी खुलकर अपनी बातों को रखने का हक छीना जा रहा है। जहां एक तरफ सरकार कंपनी पर कड़े कानून लगा रही है, तो वहीं पोस्ट को भी डिलीट करवाने के लिए दबाव बनाती है। माइक्रो ब्लॉगिंग वेबसाइट ट्विटर ने अपनी ताजा रिपोर्ट में दावा किया है कि भारत ट्विटर पर पोस्ट किए गए कंटेंट को हटाने की मांग करने वाले देशों में सबसे आगे है। रिपोर्ट के अनुसार भारत में जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच सभी तरह के यूजर्स के मामलों में सामग्री को प्रतिबंधित करने का आदेश देने वाले शीर्ष 5 देशों में शामिल था। वहीं खातों से जुड़ी जानकारी मांगने में भारत सिर्फ अमेरिका से पीछे था। ट्विटर ने बताया कि जुलाई से दिसंबर 2021 के बीच उसे दुनिया भर से पत्रकारों और मीडिया संस्थानों से जुड़े 349 अकाउंट पर मौजूद सामग्री को हटाने की कानूनी मांग हासिल हुई। ये संख्या पहले के मुकाबले 103% ज्यादा है। आंकड़ों पर गौर करें तो दुनिया भर में सामग्री हटाने के लिए कुल 47,572 अनुरोध में से 3,992 यानी 8% अकेले भारत से मिले। इनमें 23 अदालती आदेश और 3,969 अन्य कानूनी मांगे थी। कंपनी ने बताया कि 2021 की दूसरी छमाही में वैश्विक स्तर पर प्रमाणित पत्रकारों और मीडिया संस्थानों के 17 ट्वीट हटाए गए, जबकि साल की पहली छमाही में ऐसे ट्वीट की संख्या 11 थी। यह आंकड़े साफ बताते हैं कि भारत में सबसे ज्यादा लोगों की आवाज को दबाया जाता है। जो सोशल मीडिया पर बात रखता है उसे हटा दिया जाता है। अब सवाल उठता है कि आखिर जनता अपनी बात रखे तो कहां रखे। तो इस बुलेटिन में इतना ही। देखते रहिए DB लाइव। नमस्कार।